चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं भारत का दूसरा स्टेट यानी कि पंजाब स्टेट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पंजाब के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। पंजाब, अगर सबसे पहले पंजाब के नाम की अगर बात करें तो 5 नदियों का क्षेत्र। आब जो है वो पारसी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद पानी को कहा जाता है, अर्थात 5 नदियों का क्षेत्र। इसीलिए आब अगर 2 नदियों का होगा तो कहलाएगा दो आब, इसलिए 5 नदियों का क्षेत्र नाम पड़ गया उसका पंजाब। इसी तरीके से जैसे हिंदू धर्म में गंगा का पानी जिस तरह पवित्र माना जाता है, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में आबे जमजम, जो जमजम है वो आबे मतलब हो गया वहां का पानी, तो इसलिए जो आब होता है वो पारसी शब्द है, उसका हिंदी मतलब होता है पानी। इस तरीके से 5 नदियों का क्षेत्र अर्थात नाम पड़ गया पंजाब। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी गुजरती है, पंजाब से कौन कौन सी 5 नदियां गुजरती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो झेलम, सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज, ये 5 नदियों का क्षेत्र। इन 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब है। लेकिन जो एक्चुअल पंजाब है उससे आज हमारे पास जो पंजाब है, भारत के पास पंजाब के में केवल 3 नदियां गुजरेगी, झेलम, चिनाब, रावी। झेलम और जो चिनाब है वो भारत से नहीं गुजरती, वो गुजरती है पाकिस्तान, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो विभाजन में पंजाब इससे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था पूरा, जो पाकिस्तान के पास में वो पंजाब भी हमारे पास था। लेकिन विभाजन के बाद में हमारे पास पंजाब का ये क्षेत्र रह गया, तो अभी पंजाब से 3 नदियां गुजरती है, जिसमें से झेलम और चिनाब भारत से नहीं गुजरती है। झेलम, चिनाब, यहाँ पर आएगा आपका रावी, यहाँ पर आएगा रावी, यहाँ पर रहेगी नदी व्यास और यहाँ नदी रहेगी आपकी सतलज, यहाँ नदी रहेगी आपका सतलज। तो 5 नदियों का क्षेत्र, यानी 5 नदियों का क्षेत्र नाम पड़ गया पंजाब, जिसमें से आज के पंजाब में भारत के पंजाब से झेलम तथा चिनाब नदियां नहीं बहती है, हमसे गुजरेगी रावी, व्यास, सतलज। अभी मैंने आपको बताया कि 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, वैसे ही 2 आब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, व्यास और सतलज, ये बीच का क्षेत्र दोआब कहलाएगा, इस बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाएगा। तो इसका कुछ नाम रखा गया है, इन दोनों शब्द को मिला दोगे तो यहाँ से नाम बन जाएगा, यहाँ पड़ेगा व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र के दोआब को नाम दे दिया गया बिस्त दोआब, इसको नाम दिया गया बिस्त दोआब। चलिए ऊपर चढ़ते हैं, रावी और व्यास, यहाँ नाम पड़ जाएगा बिस्त, यहाँ नाम पड़ जाएगा आपका बारी, यहाँ नाम पड़ जाएगा आपका बारी दोआब। चिनाब और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है, चिनाब और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करेंगे सतलज नदी के नीचे के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ रहेगा मालवा का मैदान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पड़ता है। लेकिन अगर बात करेंगे मालवा के मैदान की, तो ये पड़ता है सतलज नदी के नीचे। वापस ध्यान दीजिए, 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है, जिसमें से आज के भारत के पंजाब में से 3 नदियां गुजरती है, जिनका नाम रहेगा आपका रावी, व्यास और सतलज। झेलम और चिनाब भारत से नहीं गुजरती। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रावी और व्यास, इन दोनों के बीच के दोआब को बारी दोआब कहा जाता है, व्यास और सतलज के बीच के दोआब को विस्त दोआब कहा जाएगा। और सतलज नदी के नीचे के क्षेत्र को मालवा का मैदान के नाम से जाना जाता है। मालवा का पठार स्थित है मध्य प्रदेश राजस्थान में, और मालवा का मैदान पूछा जाएगा तो पंजाब। ऐसे घुमावदार क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछते हैं। अब बात करते हैं झेलम, चिनाब, ये दोआब भारत में नहीं पड़ता है, ये दोआब पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन आता तो जियोग्राफी में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस दोआब को चाच दोआब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो गया आपका पंजाब। इसी में इन्हीं नदियों पर काफी सारी परियोजनाएं स्थित है, जैसे कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। काफी सारी परियोजना है, हम कोशिश करेंगे कि परियोजना का एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारी परियोजना चर्चा करेंगे। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना मिलेगी आपको, रावी पर मिलेगी आपको पोक परियोजना, व्यास पर थिन बांध बना हुआ है आपका, सतलज पर भाखड़ा नागल, नातापा झाकरी कुछ नदियां जो परियोजना है वो बनी हुई है। तो टोटल मिलाकर 5 नदियों का क्षेत्र कहलाएगा पंजाब, और बाकी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पंजाब मैप के बारे में बात करते हैं। पंजाब जो है वो नीचे की तरफ से हरियाणा से, राजस्थान से, जो चंडीगढ़ से, और इधर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा जो है वो पंजाब को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले दर्रे को रोहतांग दर्रे के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर हिमाचल प्रदेश से नदी आती है सतलज नदी, और सतलज नदी जैसे ही पंजाब में आती है तो दोनों की सीमा पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर एक बांध बना है। बांध का नाम है भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन आपसे, भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है, लेकिन इन दोनों परियोजना को संयुक्त परियोजना कहा जाता है। नाम पड़ गया भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, तो नाम रहेगा भाखड़ा नागल बांध, नाम रहेगा भाखड़ा नागल बांध। और नदी अगर आपसे पूछाएगी, नदी अगर पूछेंगे तो नदी का नाम रहेगा सतलज नदी, नदी का नाम रहेगा सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। एक, अब जहां पर बांध बना होगा तो वहां पर पीछे की तरफ रिजर्वायर होगा, पानी इकट्ठा किया जाएगा। तो पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ एक झील बनी है, वो झील का नाम है गोविंद सागर, उस झील का नाम है गोविंद सागर। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो वो मिलेगी आपको नीचे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। लेकिन यहाँ बात हो रही है केवल गोविंद सागर के बारे में। तो सतलज नदी जब पंजाब से होती हुई, जब हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब आती है, तो दोनों की सीमा बांध बना है भाखड़ा नागल बांध। उसी तरीके से सतलज नदी व्यास नदी से मिलती है। जब सतलज नदी जब पंजाब में आएगी तो भारत में ही व्यास नदी सतलज से मिल जाती है। जहां पर मिलती है वहां पर बैराज बना हुआ है। बांध और बैराज में क्या डिफरेंस होता है? बांध पानी को सीधे छोड़ने में मदद करता है। बांध अगर बना है तो बांध हमेशा पानी को सीधी डायरेक्शन में छोड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बैराज की, तो बैराज पानी की दिशा को परिवर्तित कर देता है, मोड़ देता है। अगर यहाँ पर बांध बना होगा तो पानी सीधा आएगा, लेकिन अगर इसी जगह बैराज बना होगा तो बैराज पानी की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अगर लेफ्ट जाएगा तो बैराज से जाएगा, राइट जाएगा तो बैराज जाएगा, लेकिन अगर सीधा छोड़ा गया है तो ना कहलाएगा बांध। यहाँ बना है बैराज, बैराज का नाम है हरि के बैराज। तो क्वेश्चन पूछेंगे हरि के बैराज परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है हरि के बैराज। अब जहां हरि के बैराज है, इस हरि के बैराज से एक नहर जारी है जिसका नाम है दुनिया की सबसे लंबी नहर परियोजना। हरि के बैराज से एक नहर निकल रही है, नहर का नाम है दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और यह परियोजना सबसे महत्वपूर्ण जो है राजस्थान के लिए है, क्योंकि थार के रेगिस्तान के अंदर से पंजाब होती हुई, हरियाणा होती हुई जाएगी राजस्थान में, और राजस्थान जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना नाम है इंदिरा गांधी परियोजना। और कहां पर इससे निकलती है? तो हरि के बैराज डैम से निकलती है। आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश पंजाब की सीमा पर, और एक झील बनी हुई है, झील का नाम है गोविंद सागर। वहीं सतलज नदी आगे चलेगी तो सतलज नदी से एक और नदी आकर मिलेगी, नाम हो जाएगा व्यास नदी। जहां पर दोनों मिले वहां पर बैराज है, बैराज का नाम हो जाएगा हरि के बैराज। और वहीं से एक नहर निकल रही है, नहर का नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नहर परियोजना है। इस इंदिरा गांधी नहर को इसके पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। एक पूरी कंडीशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक्सप्लोर करते हैं मैप के बारे में। मैप में कौन कौन सी जगह है और वो जगह क्यों की फेमस मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पठानकोट के बारे में। सबसे पहले अगर आप पंजाब के सबसे ऊपरी सेक्शन में देखेंगे, सबसे ऊपर की तरफ उत्तर में देखेंगे, तो आपको जगह मिलेगी पठानकोट। पठानकोट में वायुसेना का एक एयरबेस स्थित है। वायुसेना का एयरबेस स्थित है यहाँ पर पठानकोट में। पाकिस्तान ने एक बार पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था। आपने न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान के द्वारा पठानकोट एयरबेस जस्ट पास पड़ता है, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान, मतलब यहाँ से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान ने ये कायर हम हमारे पीठ पीछे हमला कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था, जो कि सबसे ऊपरी क्षेत्र में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, पठानकोट से थोड़ा नीचे आओगे, पठानकोट से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो जगह मिलेगी गुरदासपुर। पठानकोट से थोड़ा नीचे आने पर जगह मिलेगी गुरदासपुर। शनि देवल जी गुरदासपुर से लोकसभा के सांसद हैं। बात करते हैं आगे, गुरदासपुर में अकबर का जन्म हुआ था। जी हाँ, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल जी थे, उनका जन्म यहाँ पर जन्म हुआ था। तो ये वही जगह है, गुरदासपुर वही जगह है जहाँ पर जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म। और डेट आपको याद रखनी है 15 अक्टूबर। और यहीं इसे गुरदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक भी करवाया गया था। इसी गुरदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था। बैरम खान अकबर को लेने आया था, और जब ये दोनों वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो दिल्ली को हेमू घेर चुका था। वहीं बैरम खान और हेमू के बीच में, यानी कि अकबर या हेमू के बीच में युद्ध लड़ा गया। युद्ध का नाम है पानीपत का दूसरा युद्ध। इतिहास की बातें उसमें आगे चलेंगे, लेकिन गुरदासपुर में अकबर का जन्म हुआ था। पठानकोट पढ़ चुके हैं, गुरदासपुर। थोड़ा नीचे आएंगे तो पड़ेगा
अब इस अमृतसर की स्थापना सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिखों के चौथे गुरु जिनका नाम था रामदास, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी। 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी। उस 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास जी ने, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने बीचों बीच में एक जलाशय का निर्माण करवाया। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दी गई, जिसके बीचों बीच रामदास जी ने एक जलाशय का निर्माण करवाया। उसके पश्चात सिखों के 5वें गुरु आ गए जिनका नाम था अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव था। अर्जुन देव ने इस सरोवर के बीचों बीच में एक मंदिर का निर्माण करवाया। नाम रखा गया हरमिंदर। वहीं आगे चलकर राजा रणजीत सिंह जी, आगे चलकर पंजाब के एक प्रमुख शासक, जब पंजाब के शासक रणजीत सिंह जी थे उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रामदास जी। और 5वें गुरु आए, उन्होंने इस सरोवर के बीचों बीच बनवा दिया। सरोवर के बीचों बीच हरमिंदर साहिब की स्थापना करी। बाद में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस पूरे मंदिर के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया और तब से इस मंदिर का नाम रखा गया स्वर्ण मंदिर। तब से इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा, तो नाम पड़ गया स्वर्ण, यानी कि गोल्डन टेम्पल। अब ये जो जलाशय था, उस जलाशय का पानी इतना फेमस हो गया कि इसका नाम पड़ गया अमृतसर। तो इसी के नाम पर पूरे शहर, अब इसी जलाशय के आसपास पूरा शहर फैल गया और पूरे शहर का नाम रखा गया अमृतसर। तो एक्चुअल में जो अमृतसर है वो अमृतसर जलाशय का नाम था। अमृत के समान सरोवर, जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए गंगा का महत्व है, मुस्लिम धर्म के लिए आबे जमजम का महत्व है, वैसे ही सिख धर्म के लिए महत्व माना जाता है अमृतसर का। अमृत के समान सरोवर नाम रखा गया अमृतसर। और वहीं बीचों बीच उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर है, जिस पर सोने का पानी चढ़वाया गया था, जिस पर सोने का पानी रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। अब सिख धर्म बड़े, अगर आप कभी भी किसी भी अगर गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको सिख धर्म पे काफी सम्मान आदर मिलेगा। आप अगर आप भूखे हैं तो कभी भी भूखे हैं तो आप कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में अगर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भरपेट, आपकी ना वो जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना आपका समुदाय देखेंगे, ना आपकी जात पात, किसी प्रकार कोई चीज नहीं। आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी गुरुद्वारा में बड़े आदर से खाना खाता है। तो अगर इस दुनिया में जब बात करें भारत के बारे में, अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर सिखों की संख्या बढ़ जाती है तो हो सकता है कि भारत पे कोई भी भूखा न सोए। सिख लोग बड़े दयालु होते हैं। सिख लोग किसी भी व्यक्ति को बड़े आदर से गुरुद्वारे में बैठ के खाना खिलाते हैं। तो उस तरीके से पूरा अमृतसर इससे फेमस है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा किसे माना गया है? स्वर्ण मंदिर को माना गया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए यहाँ पर अमृतसर में एक बार कुछ हरकत करनी चाहिए थी। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, भिंडरावाला ने खालिस्तान की शुरुआत की थी। भिंडरावाला के द्वारा पाकिस्तान के बहकावे में आकर कुछ सिख लोगों ने खालिस्तान की शुरुआत करी। खालिस्तान लोग चाहते थे कि पंजाब को अब से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए। उन्होंने अपना जो मेन अड्डा था, खालिस्तान लोगों ने अपना जो मुख्य अड्डा था वो बनाया स्वर्ण मंदिर को मेन अड्डा बनाया। उसके बाद में यहीं पर हथियार रखना शुरू कर दिया। यहीं पर काफी लोग शुरू हो गए, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक बार पंजाब के डीजीपी की हत्या कर दी गई थी। खालिस्तानियों ने पंजाब के डीजीपी की हत्या करने लगे, वहां डांस करने लग गए थे। बाद में उस समय वहां की हमारी देश की पीएम हुआ करती थी इंदिरा गांधी ने यहाँ पर मिलिट्री भेजी। और सबसे मेन जो काम दिया गया था वो दिया गया था अजीत डोभाल को, और ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानियों से छुड़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चला गया ब्लू स्टार, जिसमें एक प्रमुख भूमिका हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा निभाई गई थी, जिसमें उन्होंने स्वर्ण मंदिर का पूरा जायजा लिया। बाद में उन्होंने सब तरीके से किया। जब रिक्शा वाला बनकर इसके आसपास घूमने लगे, जब रिक्शा वाला बनकर काफी इसके राउंड लगाने लगे थे, तो खालिस्तानियों को पकड़ लिया। जब खालिस्तानियों को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि मैं ISIS का एजेंट हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है आपकी मदद करने के लिए। बोला है कि आपके पास कितनी गने हैं आप मुझे बताइए, और ताकि मैं और गने मंगवा सकूं। तो अंदर जाकर अजीत डोभाल ने हर एक सिचुएशन चेक कर ली, कितने आदमी हैं, कितने हथियार है, कहाँ का आदमी खड़ा है। और जब बाहर आए तो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार ऑपरेशन को पूरे तरीके से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। खालिस्तानियों को वहां पर लोगों को मार दिया गया। बाद में दो नाम थे, इनका नाम था बलवंत राम और सेवंत राम। बलवंत राम जो थे इसी घटना के चलते हैं। बलवंत राम इंदिरा गांधी के तो बॉडीगार्ड हुआ करते थे। IB के जो मुख्य प्रमुख अधिकारी थे, उन्होंने
बलवंत राम और संताराम को इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से हटा दिया गया, लेकिन उन दोनों ने बाद में इंदिरा गांधी को फोन किया कि मैडम हम इतने सालों से आपकी सुरक्षा में लगे हैं, आप मुझे हम ऐसे हटा सकती हैं। इंदिरा गांधी इमोशनल हो गई, इंदिरा गांधी इमोशनल हो गई कि इन दोनों को वापस से मेरी सुरक्षा में लगा दीजिए। इंदिरा गांधी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, उसी समय इन दोनों ने मिलकर, बलवंत राम और सेवंत राम ने मिलकर इंदिरा गांधी के ऊपर गोली दागी और इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी गई, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसी समय के बाद से पूरे देश में सिख विरोधी दंगों की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से आज के समय आपको खालिस्तान के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। ये केवल पाकिस्तान का नापाक मंसूबा था जो कि हमारे देश वालों ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर शुरुआत होती है अमृतसर की। तो अमृतसर नगर की नींव कौन रखा था? गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर शहर के जो एयरपोर्ट उसका नाम क्या है, तो गुरु रामदास उनके एयरपोर्ट का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे अमृतसर से थोड़ा नीचे बढ़ेंगे नाम पड़ेगा कपूरथला। अमृतसर से थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो जगह पड़ती है कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री, अगर आप किसी भी नए ट्रेन के जो रेड कलर के ट्रेन के डब्बे होते हैं उसमें चढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्लेट लगी होती है और वहाँ लिखा होता है कपूरथला। इसका मतलब ये है कि वो जो डब्बा है वो कहाँ बना है आपका? कपूरथला बना हुआ है। तो कपूरथला में रेल की बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाती है। कपूरथला में रेल के डब्बे बनाने की मोस्टली जो है वो फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है। वहीं एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगर आपसे पूछते हैं तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पड़ती है चेन्नई में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। आगे बढ़ेंगे, कपूरथला से थोड़ा नीचे उतरेंगे, कपूरथला से थोड़ा नीचे आएंगे तो नाम रहेगा जालंधर। होजरी कपड़े यानी कि जो ठंड में बेचे जाने वाले कपड़े होते हैं, जो ठंड में अलग अलग तरह के जैकेट्स आते हैं, वो सारे के सारे मतलब भारत में लगभग 30 से 40% जो कपड़े आपको जगह जगह बेचने वाले मिलेंगे ठंड के समय पर, जैकेट रखने वाले, वो सारे के सारे कपड़े कहाँ से आते हैं? आपके जालंधर से आते हैं। तो जालंधर में बहुत बड़ा मार्केट है, होजरी कपड़ों का एक बहुत बड़ा मार्केट आपको जालंधर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप आते हैं लुधियाना में, तो लुधियाना में भी सूती वस्त्र का काफी बड़ा बाजार है। प्लस हीरो साइकिल का कारखाना, जो हीरो साइकिल का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? आपका लुधियाना में स्थित है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और मोस्ट इंपोर्टेंट हीरो साइकिल का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? लुधियाना में मिलेगा। तो आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिरोजपुर का संबंध हाल ही की हुई घटना से है। आपने सुना होगा कि एक ब्रिज पर जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब में सभा करने जा रहे थे तो नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोक लिया गया। उस समय एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक सामने आई थी। नरेंद्र मोदी जी गाड़ी को एक ब्रिज के ऊपर रोक लिया गया था और सामने प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर दिया गया। वो रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी को अपनी गाड़ी पलटा कर वापस एयरपोर्ट जाना पड़ा और सभा कैंसिल करनी पड़ी थी। वो जो घटना हुई थी वो फिरोजपुर में हुई थी। और यहाँ से पाकिस्तान बहुत पास पड़ता है। उस समय वो रक्षा में बहुत बड़ी चूक, एक बहुत बड़ा जो लूप होल उस सुरक्षा में पाया गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ा लूप होल था, वो यही घटना है। फिरोजपुर में ही क्या करने जा रहे थे? अपनी सभा का आयोजन करने जा रहे थे जहां वो लूप होल हुआ था। और सबसे बड़ी एनएससी की सबसे बड़ी जो गलती थी वो उन्होंने गाड़ी को ब्रिज के ऊपर रखा था। हो सकता था वहां कुछ हादसा हो सकता था, उस ब्रिज को उड़ाया जा सकता था। अगर प्री प्लानिंग होती तो वहां से कुछ भी हो सकता था। इसलिए एक सुरक्षा में बहुत बड़ा लूप होल यहाँ पे मिला था। तो वो जगह इसी है, यही वो जगह, इसका नाम फिरोजपुर आ गया। थोड़ी नीचे लेंगे, फिरोजपुर से बिल्कुल थोड़ा नीचे आएंगे तो मिलेगा भटिंडा। नीचे मिलेगा आपको भटिंडा, पूरे एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी, पूरे एशिया में सबसे बड़ी सैनिक छावनी मिलती है आपको भटिंडा में। पूरे एशिया की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी है। और कौन से सैनिक मिलेंगे यहाँ पे? तो सिख रेजिमेंट के, पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सैनिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं पटियाला। आगे बढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा पूरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पटियाला। पंजाब फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए पटियाला बड़ा फेमस है। पंजाब फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए पटियाला, जैसे साउथ मूवी के लिए टॉलीवुड फेमस है, भारतीय मूवी के लिए बॉलीवुड फेमस है, वैसे ही पंजाब मूवी के लिए पटियाला काफी शहर है। मतलब यहाँ की एक फिल्म सिटी को कहा सकता है। दूसरा पटियाला पैक आपने सुना होगा, जिसको सूट कहा जाता है, वो भी इसी जगह का फेमस है। तो पटियाला, और यहीं से ज्यादातर पंजाबी सिंगर जो रैपर आपको देखते हैं, रैपर की शुरुआत लगभग पंजाब ने की थी। तो काफी लोग हैं, काफी अच्छे सिंगर यहाँ से पंजाब के देखे मिलते हैं। यहाँ आगे पड़ेगा तो अंबाला पड़ता है। थोड़ी आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलता है अंबाला में सैनिक कैंट स्थित है। कंटेनमेंट को शॉर्ट में कैंट कहता है, एक अंबाला कैंट। यहाँ पर भी सैनिक की अच्छी खासी छावनी मिली, क्योंकि यहाँ पर बाजू में पाकिस्तान पड़ता है। तो काफी अच्छे क्षेत्र में यहाँ पर हमने भटिंडा में सैनिक छावनी है, पठानकोट में है वैसे। अंबाला कैंट नाम सुना होगा आपने, तो अंबाला कैंटेनमेंट को शॉर्ट में कैंट कहा जाए, तो वो भी यहाँ पर पड़ता है आपका। उसके बाद इसी पंजाब से आगे चलते हैं तो थोड़ा पड़ता है आपका चंडीगढ़। थोड़ी सी आगे पड़ता है चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी को कहा जाता है। चंडीगढ़ हरियाणा और
पंजाब की संयुक्त राजधानी, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी किसे माना गया है? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ में गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसका बनवाया था नेकचंद जी ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का स्थापना कौन किया था? तो नेकचंद जी के द्वारा की गई थी। और ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पहले आपने नाम सुना होगा पेप्सू के नाम से, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन पेप्सू के नाम से जाना जाता था। इसमें काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। और आपने क्वेश्चन कहाँ सुना होगा? आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस क्षेत्र में लगाया गया था? तो उसी पेप्सू क्षेत्र में लगाया गया था। इसी पेप्सू क्षेत्र में ही लगाया गया था। और इस पेप्सू से काफी सारे क्षेत्र अलग कर दिया गया था, काफी सारे। इसी क्षेत्र में पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र ज्यादा थे, तो पंजाबी वालों के लिए बना दिया गया पंजाब। बाद में इस समय हरियाणवी बोलने वाले ज्यादा थे, जाट समुदाय के लोग थे, तो उनके लिए बना दिया गया हिंदी, मतलब हिंदी वाली ज्यादा थे, तो बना दिया गया हरियाणा। पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा था, तो बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। और एक जगह को लेकर विवाद था, हरियाणा में और पंजाब में एक जगह लेकर विवाद था, तो विवाद को हटाकर वहां पर बना दिया गया चंडीगढ़ और उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 1956 में पेप्सू को तोड़कर इतने सारे राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें एक राज्य को मिलेगा पंजाब आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। पंजाब पाकिस्तान के 4 क्षेत्र बड़े फेमस है, पंजाब और सिंध, जिसमें से सबसे डेढ़ 2 क्षेत्र मिलेंगे आपको, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में वही हाल है जो कश्मीर का हाल है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान बोलता है कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता है। अबे अपना खुद का देख लो, तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे साथ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। भारतीयों को किसी न किसी तरीके से उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जब पाकिस्तान यहाँ आतंकवाद फैला सकता है तो हमको भी उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ताकि वहां पर भी, क्योंकि जब पाकिस्तान यहाँ पर देश में आकर इतनी करवा सकता है, खालिस्तान से चीजें करवा सकता है, खैर इंसान और राक्षस फर्क होता है। हम वसुदेव कुटुंब वाले देश है, इसलिए हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहते थे, ना ही हम ऐसी कुछ हरकत करते हैं। लेकिन ये साला केवल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका केवल नाम ही पाक है, बाकी सारी हरकतें इसकी अपाक है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पंजाब का मैप। आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी, सारी की सारी बातें आप समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो समय से पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।